वेलकम स्टूडेंट। एस.ओ.एम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और बात करेंगे इस वीडियो में हम क्लास 8 की। हम इसमें इतिहास हिस्ट्री की बात करेंगे एसएसटी के अंतर्गत। पाठ संख्या 10 हम पढ़ रहे थे और हमने 10 के अंदर शुरुआत की थी। पाठ संख्या 10 के अंतर्गत कि किस प्रकार भारत के दो टुकड़े हो गए और एक नए राष्ट्र के रूप में भारत उभर कर सामने आना था। हमने भारत के उस समय की जो कंडीशन है उसके बारे में जाना। 2000 अगर हम बात करें 10वें पार्ट के अंदर, तो हम ये जो चीज़ें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत आज़ाद होने के बाद में, स्वतंत्रता के बाद में हम चीज़ें देखेंगे किस प्रकार से भारत में अलग अलग चीज़ें बदली और भारत में अनेक चुनौतियाँ आई थी, उनके सामना किस प्रकार का हुआ। पाकिस्तान के निर्माण की भी हमने बात की थी। और इसी में हम पढ़ रहे थे लोगों के कल्याण के लिए जो संविधान निर्माण की बात चल रही थी, तो हम पढ़ रहे थे संविधान की रचना। संविधान की रचना, संविधान का मतलब हुआ जिसमें कुछ विधान, कुछ कानून लिखे हुए हैं, उसकी रचना किस प्रकार की हुई है। तो हमने सार्वभौमिक मताधिकार की बात की थी, ठीक है। और हमने उस समय देखा था भारत में किस प्रकार से जातिगत भेदभाव थे, अलग अलग भेदभाव हो रहे थे। हम सभी चीज़ों की हम बात की थी। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा बात करें हम आगे, तो संविधान की विशेषताओं के बारे में बात कर रहे थे कि जो भारत का संविधान है उसमें सबको वोट देने का जो अधिकार दिया है, सार्वभौमिक मताधिकार जो लोगों को दिया है। जबकि हमने बाकी देशों की, ब्रिटेन और अमेरिका की बात की थी, वहाँ तो क्रम के अनुसार लोगों को वोट देने का जो अधिकार है वो मिला है। सबसे पहले संपन्न लोगों को, फिर शिक्षित वर्ग को, फिर पुरुषों को सामान्य रूप से, फिर महिलाओं को। हमने हमारे संविधान की जो पहली सबसे खासियत बात जो हमने संविधान में लिखी है और लोगों को जो अधिकार दिया है वो दिया है वोट देने का अधिकार, मताधिकार। ये संविधान की पहली खूबी की हमने बात की थी। आगे हम दूसरी विशेषताओं की बात करें तो तमाम जो जातियां हैं भारत के अंदर, अलग अलग जो धर्म हैं और अलग अलग पृष्ठभूमि में से रखने वाले जो लोग हैं, उन सभी को हमारे देश के अंदर कानून की दृष्टि से समान रखा गया, समान देखा गया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो कानून क्या करेगा, सभी के लिए समान चीज़ें देखेगा। कानून की दृष्टि से सभी लोग समान हैं, कोई भेदभाव नहीं होगा, जातिगत रूप से हो या धर्म के रूप में हो या किसी विशिष्ट क्षेत्र से अन्य लोगों के रूप में हो। तो भारत के कुछ लोग चाहते थे कि भारत की जो राजनीतिक है वो हिंदू धर्म से जुड़ी हो। कुछ ये चाहते हैं कि भारत के अंदर जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी को लागू किया जाए। और लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट बता दिया था कि हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता, हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता। मतलब हमें पाकिस्तान की तरह एक धर्म के आधार पर देश नहीं रखना चाहिए, न किसी एक धर्म को बढ़ावा देना चाहिए, बल्कि हमें सभी धर्मों को साथ में लेकर सभी धर्मों को कानून के तहत, संविधान के तहत समान रखते हुए हमको आगे बढ़ना है। हमें किसी पाकिस्तान की तरह राष्ट्र या धर्म राष्ट्र नहीं बनाना है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत के अंदर हिंदू धर्म के अलावा, मुसलमानों के अलावा सिख धर्म के लोग भी हैं, जैन धर्म के लोग भी हैं और बौद्ध धर्म के भी लोग काफ़ी हैं, और इसके अलावा ईसाई धर्म के लोग भी काफ़ी हैं। भारत के अंदर फारसी, या जो फारसी कहते हो, पारसी धर्म के लोग भी काफ़ी हैं। तो जो नया संविधान बन रहा था, उन संविधान में इन सभी समुदायों के लोगों को वही अधिकार दिया जाएगा जो बाकी हिंदू लोगों को दिया जाएगा। कानून के अंदर संविधान में जो अधिकार लोगों को मिलेगा वो वही अधिकार सभी को मिलेगा जो हिंदू व्यक्ति को मिलेगा। न बल्कि ऐसा होगा कि हिंदू व्यक्ति को कुछ खास प्रावधान है, हिंदू आदमी को कुछ खास प्रावधान मिलेगा और बाकी लोगों को खास प्रावधान नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो अब ये जो अधिकार हैं, चाहे नौकरी में हो, सरकारी या निजी क्षेत्र में हो, सभी के लिए कानून समान होगा और
इन सभी समुदायों के लोगों को भी वैसे ही अवसर मिलेंगे जैसे बाकी हिंदू लोगों को मिलेंगे। तो कानून की दृष्टि से सभी को समान रखा गया। दूसरी भारत के इस संविधान की खूबी है, विशेषता है। पहली विशेषता मैंने आपको बताया कि भारत के अंदर सभी लोगों को मताधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार, जैसे 21 वर्ष, अगर उस समय जैसे 21 वर्ष का व्यक्ति होने के बाद में चाहे पुरुष हो या महिला, वो देश के अंदर मत देने का जो अधिकार है वो प्राप्त कर लेता है। दूसरी जो खूबी संविधान की है वो कि संविधान के अंदर इस प्रकार की बातें हैं, और संविधान क्या करेगा कि सभी देश के अंदर जो भी धर्म के लोग हैं, जाति के लोग हैं अलग अलग, उन सभी को समान दृष्टि से देखेगा। सभी के लिए समान व्यवस्था की गई और कोई किसी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो ये तो संविधान की दूसरी विशेषता है। संविधान की दूसरी बात कर लिए तो तीसरी विशेषता देखें अपन, तो संविधान की हम खूबी पढ़ रहे हैं कि संविधान में किस प्रकार की महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई थी, तो ये हम पढ़ रहे हैं। तो अगर बात करें संविधान की अगर आगे और विशेषताओं की, तो तीसरी विशेषता संविधान की ये है कि इसमें समाज के जो गरीब लोग हैं और समाज के जो वंचित वर्ग के जो लोग हैं, समाज में बहुत सारे गरीब लोग हैं, वंचित यानी कि चीज़ से पिछड़े हुए व्यक्ति हैं, उनको कुछ विशेष सुविधाएं दी गई, कुछ विशेष उनके लिए प्रावधान होगा, ये संविधान में लिखा गया। मतलब समाज में जो निर्धन व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति, जो वंचित वर्ग के व्यक्ति हैं, उनके लिए विशेष सुविधाएं की जाएगी और उनकी व्यवस्था भी की गई भारत के संविधान। जैसे भारत के सम्मान को कलंकित करने वाली जो एक प्रथा है वो है छुआछूत की प्रथा। मतलब ये हुआ कि उच्च जाति का जो व्यक्ति है वो नीचे जाति के व्यक्ति को छूने से, टच करने से डरने का, या जो एक प्रकार का जो भेदभाव का जो भाव देखा जाता था उसको ख़त्म करने का प्रयास किया गया। इसके अलावा ये भी प्रावधान किया गया कि जो विशेष वर्ग के जो व्यक्ति हैं और जो वंचित और निर्धन व्यक्ति है उनके लिए संविधान कुछ खास प्रावधान करेगा। और हमने इस छुआछूत को काफ़ी तक ख़त्म भी कर लिया है। पहले हिंदू जो मंदिर हैं उसमें केवल उच्च वर्ग के व्यक्तियों को जाने का जो अधिकार था, स्वतंत्र भारत के बाद में हिंदू मंदिर में कोई भी जा सकता है। तो पहले मंदिरों पर जो दबदबा है वो उच्च जाति के लोगों को था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सभी के लिए मंदिर खोल दिए हैं और अब किसी को अछूत नहीं माना जाएगा, कोई भी मंदिर में आ जा सकता है। तो इस प्रकार से संविधान के अंदर ये बातें लिखी गई हैं जो देश के अंदर उन सभी गरीब या वंचित वर्गों को एक सम्मान के रूप में आगे बढ़ने का अवसर और उनको भी समाज में सम्मान के साथ में जीने का जो प्रावधान क्या है वो हमारे संविधान की एक खूबी है, एक विशेषता है। दरअसल देखें तो संविधान के अंदर इस प्रकार की बातों को जो तय किया गया है वो लंबी बहस के साथ में हुई है। और इसके अलावा देखें तो संविधान सभा ने ये भी तय किया कि जो विधायक की जो सीटें होगी और जो सरकारी नौकरियां होगी उनके अंदर जो निचली जाति के जो लोग हैं, सदस्य हैं, उनके लिए कुछ आरक्षित चीज़ें होगी, उनको आरक्षण दिया जाएगा। कुछ लोगों की दलील भी थी अछूत, जिन्हें उस समय हरिजन कहा जाता था, उम्मीदवारों के पास इतने अंक या शैक्षणिक योग्यता नहीं होती थी कि वे भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी प्रतिष्ठित नौकरी में जा सकें। परंतु जैसे ही संविधान सभा के सदस्य, मतलब ये हुआ कि उस समय जैसे बात करें कि इस प्रकार की डिग्रियां नहीं थी लोगों के पास में, दलित वर्गों के पास में, कि वो किसी IAS बड़े अफसर तक जा सकें। तो भारत के संविधान सभा ने कुछ ऐसे प्रावधान भी किए और उस समय जो संविधान सभा के सदस्य थे HJ खांडेकर, उनका कहना था कि जो हरिजनों की जो असमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार हैं और अपने सुविधा संपन्न सहकर्मियों को संबोधित करते हुए खांडेकर ने कहा, किसने? खांडेकर ने, कि हमें हजारों साल तक दबाकर रखा गया, आप लोगों ने हमें अपनी सेवा में लगाए रखा, हमें इस कदर दबाया गया कि अब न केवल हम अपने मस्तिष्क या शरीर बल्कि हमारा हृदय भी काम नहीं करता है, नहीं हम आगे बढ़ पाने में सक्षम हैं।
इस प्रकार की बातें इन्होंने कही, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से अछूत वाला जो सिस्टम है वो खतरा कर लिया। और आपको बता दें कि भारत में जो अलग अलग अनुच्छेद हैं, उसमें अनुच्छेद जो 17 है उसमें लिखा हुआ है कि भी अछूत का अंत किया जाता है। किसी व्यक्ति को अछूत के आधार पर भेदभाव या जाति के आधार पर भेदभाव तो नहीं करेगा, लेकिन अछूत किसी व्यक्ति के लिए एक सही प्रावधान नहीं है। किसी को छूने से दूर डरना, ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि दलित वर्ग को इस प्रकार का जो प्रावधान उनको समाज में उस समय था, उसको हटाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 17 में प्रावधान किया गया है कि अछूत का अंत किया जाएगा। अगर हम बात करें कि जो अछूतों के साथ साथ में हम देखें आदिवासी वर्गों की, कि जो आदिवासी लोग हैं और इसके अलावा जो अनुसूचित जनजातीय जो लोग हैं, उनको भी विधायिका मतलब जो विधायक बनेंगे, जो कानून निर्माण होगा उसके अंदर और जो नौकरियां हैं उसमें आरक्षण दिया जाएगा। अनुसूचित जातियों की तरफ भारतीयों को भी वंचित रखा गया था। मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार अनुसूचित जातियों की तरह इन भारतीयों को भी, जो आदिवासी लोग हैं, इनको भी वंचित रखा गया था, इनके साथ में भी भेदभाव होता था। तो इनको भी संविधान के अंदर इस प्रकार का प्रावधान किया गया कि उनको भी आरक्षण मिलेगा और वो भी आराम से नौकरियों में आरक्षण प्राप्त करके अपने अवसरों का फायदा उठाकर आगे बढ़ सकते हैं। तो आधुनिक जो बात करें कि आदिवासी जो आधुनिक स्वास्थ्य सुविधा है, शिक्षा है, उनसे हमेशा वंचित रहे हैं। आधुनिक जो शिक्षा है उनसे वंचित रहे हैं। उनकी ज़मीन और जंगलों पर समुदायों से देखें तो बाहर के जो ताकतवर लोग हैं, उनका दबदबा है। आदिवासी की जो ज़मीन है, जो जंगल हैं, उस पर देखा जाता है कि जो ताकतवर लोग हैं उनका दबदबा रहता है। तो संविधान ने उन्हें भी ऐसे अधिकार दिए और इस प्रकार से उनको भी स्थिति सुधार लाने के लिए कुछ प्रावधान किए। ये भी आपको बता दें और ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हमारे संविधान में सभी वर्गों के साथ साथ में सभी धर्म के लोगों को साथ में रखते हुए देश के वंचित वर्गों को उभारने के लिए नए नए प्रावधान किए, ये ध्यान रखना है आपको। तो देश के अंदर जो आरक्षण की जो व्यवस्था है वो उन सभी नीचे जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको आगे बढ़ाने का एक अच्छा प्रावधान किया गया, ये भी ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा बात करें तो संविधान सभा के सदस्यों ने केंद्र और राज्य की जो सरकारें हैं उनको बीच में उनके अधिकारों को बंटवारे पर भी लंबी बहस चर्चा की कि भी देश में जो केंद्र सरकार बनेगी उस समय संविधान सभा ने बातें की कि जो राज्य सरकार होगी उसमें किस प्रकार से शक्तियों का विभाजन होगा, केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाए या राज्य को, या राज्य को कितनी शक्तियाँ मिलेगी और केंद्र सरकार को कितनी शक्तियाँ मिलेगी, इस पर भी बहस की गई। लंबे समय तक मंथन हुआ और कुछ लोगों का मानना था कि केंद्र के हित सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए। उनका कहना था कि यदि केंद्र मजबूत होगा तो तभी पूरे देश की उन्नति हो सकेगी। और इसलिए बाकी उन्होंने ये भी कहा कि कुछ सदस्यों का ये भी कहना था कि जब राज्यों को ज़्यादा स्वतंत्रता मिलेगी तो इससे ये होगा कि राज्य अपने आराम से प्रगति कर सकता है, राज्य अपना विकास कर सकता है। तो देश के अंदर उस समय अलग लोगों का मत था कि केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाए या राज्य को। जैसे मैसूर के एक सदस्य का कहना था कि मौजूदा व्यवस्था में लोकतंत्र दिल्ली में केंद्रित है और इसलिए बाकी देश वह इसी भावना और अर्थ में साकार नहीं हो सका। तो अलग अलग लोगों के मत थे कि भी अब आखिर शक्ति किसको ज़्यादा दी जाए, केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को। तो ये भी तो समझना है कि किस प्रकार से देश के अंदर नई नई सुविधाएं की जाए और नई नई व्यवस्था की जाए देश के अंदर। तो मद्रास के एक सदस्य का आग्रह था कि राज्य स्तर पर लोगों की जो कुशल क्षेम का जो आरंभिक भार प्रांतीय सरकार के ऊपर ही होना चाहिए और इस मतभेदों को दूर करने के लिए संविधान में अलग अलग विषयों को, अलग अलग भागों को, अलग अलग कार्यों को 3 भागों में विभाजित किया कि भी कुछ ऐसे प्रावधान जो राज्य को दिए जाएंगे, कुछ ऐसे काम जो केंद्र सरकार को दिए जाएंगे। तो देश में जो कुछ ऐसे विषय हैं उनको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया। 3 विषयों को अलग अलग सूची में विभाजित किया, 3 सूचियों में विभाजित किया। एक तो राज्य सूची,
सबसे पहले बात करें तो केंद्र लिख सकते हैं, केंद्र सूची, फिर राज्य सूची, केंद्र को संघ सूची भी कहते हैं, और फिर है आपका समवर्ती सूची। तो ध्यान रखना है कि देश में जो भी विषय हैं उन विषयों पर कानून बनाने के जो अधिकार हैं, उनसे संबंधित जो मामले हैं वो अलग अलग विषयों पर अलग अलग राज्यों, अलग अलग देश के लिए, मतलब एक देश के लिए विभाजित कर लिया। जैसे अगर बात करें तो केंद्र संघ कुछ ऐसे कानून नियम जो केवल केंद्र संघ या केंद्र सरकार ही उस पर कानून बनाएगी, कुछ ऐसे विषय जिस पर केवल राज्य सरकार कानून बनाएगी, और कुछ ऐसे विषय जो दोनों मिल करके बनाएगी, लेकिन अगर आपस में मतभेद हो जाता है तो केंद्र सरकार की बात मानी जाएगी। ठीक है, तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है आपको। तो ये केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का नाम याद करेंगे। जैसे अगर बात करें कि कर है या रक्षा और जो विदेशी मामले हैं वो केंद्र सरकार में शामिल किए गए, तो केंद्रीय या संघ सूची, केंद्रीय सूची की बात करूँ तो इसमें बहुत सारे मामले हैं, जिसमें जैसे मान लो कर की व्यवस्था है, जो रक्षा है और जो विदेशी मामले हैं वो केंद्र में शामिल किए गए। जैसे राज्य सूची के अंदर देखें तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वो इसमें जोड़े गए। और अगर बात करें तो कृषि है और जो वन जंगल वो समवर्ती सूची में दोनों मिल करके इस पर कानून बनाएंगे, ये व्यवस्था की गई। ठीक है, और इस प्रकार से दोनों को मिल करके फैसला लेने का एक प्रावधान हमारे संविधान में किया कि न किसी को ज़्यादा शक्तियाँ दी, न ज़्यादा किसी को कम दी, मिल करके रास्ता, मिल करके कानून बनाने की जो शक्तियाँ हैं वो यहाँ पर देते हैं। तो बात करें आगे की, जो संविधान सभा है उसमें भाषा पर भी बड़े सवाल हुए। संविधान के अंदर जो भाषा है उसके लिए भी बड़े बड़े सवाल खड़े हुए, बड़ी बहसें हुई, चर्चाएँ हुई, तीखी तीखी बहसें हुई। बहुत सारे लोगों को माने कि अंग्रेजी के साथ अंग्रेजी भाषा को भी विदा कर दिया जाना चाहिए अंग्रेजों के साथ में। उस समय बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जो विदेशी भाषा इंग्लिश है वो अंग्रेज़ों के साथ में उसको भी ख़त्म करना चाहिए, भारत के अंदर अंग्रेजी भाषा नहीं होनी चाहिए। उनका कहना था कि अंग्रेजी की जगह हिंदी को अपनाना चाहिए, परंतु कुछ लोग ऐसे थे जो हिंदी नहीं बोलते थे। उनकी राय थी कि संविधान सभा में बोलते हुए, उनकी अलग राय थी, और संविधान सभा में बोलते हुए जो टी कृष्णमाचारी कृष्णमाचारी ने दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी दी और देते हुए कहा कि अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो वहाँ के लोग, बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। इन्होंने चेतावनी दी कि हिंदी नहीं होगी, हिंदी अधिकतर भारत के लोग नहीं बोलते हैं दक्षिण भारत में, तो उनकी चेतावनी थी कि अगर हिंदी को हम उन पर थोपी गई, मतलब उनको कहा कि आपको हिंदी में ही काम करना है, हिंदी बोलनी पड़ेगी, तो उन्होंने कहा कि भाई दक्षिण भारत के अलग अधिकतर भाग हैं वो अलग हो जाएंगे। इस विवाद से बचने के लिए आखिरकार बीच का रास्ता अपनाया। विवाद तो आपको समझ आ गया ना कि भाई आखिर कौन सी भाषा को हम अपनाएं और किस भाषा को बाहर निकालें। कि इन लोगों का कहना था अंग्रेज़ों के साथ में अंग्रेजी को बाहर से हटानी चाहिए और हिंदी रोकनी चाहिए, लेकिन दक्षिण भारत के लोगों का कहना है कि अंग्रेजी वो हिंदी नहीं बोलते हैं और उनको कहना है कि हिंदी उन पर नहीं थोपी जाएगी। तो आखिर कौन सा रास्ता अपनाएं, और बीच का रास्ता अपनाया गया। और संविधान निर्माताओं ने जो राजभाषा है वो हिंदी को दर्जा दिया, और इसके अलावा उन्होंने जो अदालत हैं, जो सेवाएं हैं और राज्यों के बीच में जो संचार है उसके लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। उस समय राजभाषा हिंदी को बनाया, और जो सेवाएं हैं, जो काम है, जो संचार है या और भी जो इस्तेमाल है, अदालत है, उनमें अगर देखें तो वो काम होगा, सभी का ध्यान रखना, इंग्लिश के अंदर, अंग्रेजी में। ठीक है, तो ये बात आखिर हुई। संविधान की रचना में बहुत सारे भारतीयों ने योगदान दिया। इनमें महत्वपूर्ण जो लोग थे उसमें एक व्यक्ति थे डॉक्टर B.R. भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो
महत्वपूर्ण संविधान निर्माण में जिनका योगदान है, B.R. अम्बेडकर, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ये जो हैं व्यक्ति ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के कौन अध्यक्ष थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर। प्रारूप समिति का मतलब हुआ कि संविधान का किस प्रकार प्रारूप होना चाहिए, इसको ढांचा तैयार करने का जो काम है वो इनको दिया गया, ये इसको अध्यक्ष थे। और इन्हीं के नेतृत्व में दस्तावेज ने अपना पूर्ण रूप लिया, संविधान निर्माण हुआ, संविधान लिखा गया। संविधान सभा के सामने आखिरी भाषण में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है। B.R. अम्बेडकर की देश में जो राजनीतिक लोकतंत्र है उसके साथ में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी होना चाहिए। यदि लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया जाए तो उनमें अमीर गरीब या ऊंची नीची जातियों का फासला अपने आप खत्म नहीं हो जाएगा। उन्हें कहा गया कि नए संविधान के साथ भारत जुड़ सके, अंतर्विरोधों के लिए एक नए युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी, सामाजिक आर्थिक जीवन में हम असमानताओं की राह पर चलेंगे। राजनीति में उनका कहना है कि हम एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य के सिद्धांत का पालन करेंगे। इसके विपरीत अपनी सामाजिक और आर्थिक संरचना के फलस्वरूप हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति एक मूल्य सिद्धांत का निषेध करते रहेंगे। इस प्रकार का मानना था कि लोगों को वोट का अधिकार दिया है, लेकिन क्या लोगों के मन में जातिगत या गरीबी या अमीर गरीब का जो भेदभाव है, ऊंची नीचे का, वो ख़त्म हो पाएगा? खैर, जब देश के अंदर संविधान लागू होगा, क्रियान्वित होगा, तो अलग अलग प्रकार से जो सिस्टम है, वो जो भेदभाव है वो ख़त्म होता जा रहा है और संविधान की वजह से भारत की काफ़ी कंडीशन उस समय सुधर कर सामने आई है। ठीक है, तो इस संविधान की हमने सामान्य बात कर ली और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी बात करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें।